हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 आज। ठीक, क्या है टॉपिक? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन के बारे में आपने पहले जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है ना। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सांस लेना, है ना। अब देखो, यहाँ एक आपकी किताब, आज मैं क्या करूँगा कि आपकी बुक की जो लाइंस है ना, उनको कवर करता हुआ चलूँगा इस चैप्टर के बाद से, ठीक है। वरना मैं एज अ समरी पढ़ाता हूँ। कई लोग बोल रहे थे कि सर आप लाइंस को भी कर दिया करो क्लियर, है ना, जो चैप्टर में दी हुई है। तो मैं थोड़ा सा फोकस रखूंगा आज लाइंस पे भी। हालांकि हर लाइन तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी तेजी से मैं हर लाइन को कवर करने की कोशिश करूंगा। अब देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक दिन क्या है, बूझो सुबह सुबह उठता है और उसको पता चलता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले हैं टाउन में। तो वो फटाफट दौड़ के जाता है बस स्टॉप पे, है ना। सोचता है मैं जल्दी से जाकर के उनको रिसीव कर लूँ। तो वहाँ पहुँच जाता है दौड़ते दौड़ते। और जब उसकी ग्रैंड मदर उनको मिलती है तो वो देखती है कि वो बहुत हाफ रहा था, है ना। बहुत तेजी तेजी से सांस ले रहा था। आप भी कभी दौड़ते हो तेजी से, है ना, और फिर रुकते हो तो आप भी हाफते रहते हो ना, सांस तेजी तेजी से लेते रहते हो। तो पूछो के मन में एक क्वेश्चन घर कर गया, क्या, कि मैं इतना जोर जोर से सांस क्यों ले रहा हूँ? क्या कारण है? दौड़ने की वजह से मैं इतना जोर जोर से सांस क्यों ले रहा हूँ? क्या कारण हो सकता है इसके बारे में? ठीक है। तो ये पूरा हम क्वेश्चन, ये जो दिमाग में क्वेश्चन आया बूझो के, इसी का आंसर हम पूरे चैप्टर में ढूंढेंगे, ठीक है। आप जानते हो, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेशन का, है ना। और हर कोई रेस्पिरेशन करता है, चाहे ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो, है ना। हर किसी को, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। हर किसी को रेस्पिरेशन चाहिए। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन करता ही करता है, ब्रीदिंग करता ही करता है, ठीक है। बिना ब्रीदिंग के कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो व्हाई डू वी रिक्वायर रेस्पिरेशन? देखो, होता क्या है, जब आप, हम बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं। आपने पहले ही पढ़ा है ना, चैप्टर 2 में ही पढ़ा है। हम छोटे छोटे सेल्स से बने हुए हैं, मल्टीपल सेल्स से। जैसे एक एक ईंट को लगा करके एक पूरी घर बनता है, उसी तरीके से हम भी छोटे छोटे सेल्स को जोड़ करके बने हुए हैं, है ना। आपने क्लास 2 में पूरे चैप्टर 2 में पूरे डिटेल में पढ़ा था इसको, ठीक। अब हर सेल एक छोटा ऑर्गेनिज्म के तरीके से है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक। तो अगर वो छोटा ऑर्गेनिज्म है मान लो, तो वो, उसको भी सारी चीजें चाहिए, उसको खाना भी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, है। फिर न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट होता है उसकी बॉडी में, अलग अलग जाता है, फिर एक्सक्रीट भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है ना। ये सारे उसके फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हम लोग भी करते हैं, है ना। तो इन सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। आप कुछ भी करते हो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है ना। सपोज आप, अगर आप खाना नहीं खाओ, सोच के देखो, तो आपको भूख लगती रहती है ना। अगर मान लो आप तब भी नहीं खाना खाओ, भूख लगने पे भी नहीं खाओ, तो आप देखना आप कमजोर हो जाओगे, आपसे एकदम कुछ भी नहीं किया जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। या फिर जब आप बीमार पड़ते हो, कम खाते हो, तो देखो आप कितना कमजोर कमजोर सा फील करते हो, कमजोरी सी फील हो जाती है ना, बुखार उखार हो जाए तो। क्यों? क्योंकि आपको सेल को चाहिए। आप कुछ भी काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो तब भी एनर्जी चाहिए बॉडी को, है ना। आप सोते हो उस समय भी एनर्जी चाहिए होती है हमें। और एनर्जी का सबसे ज्यादा पार्ट कौन खाता है? आपका ब्रेन खाता है, ठीक। तो कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए होती है सेल्स को, ठीक। क्योंकि कई सारे सेल्स तो ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा? जो आपका हार्ट है, हार्ट में बहुत सारे, हार्ट भी तो एक ऑर्गन है ना। तो ऑर्गन किससे बनता है? सेल से बनता है। ऑर्गन टिश्यू से बनता है, टिश्यू सेल से बनता है ना। तो वो तो कंटिन्यूअस वर्क करता रहता है, चाहे आप सो चाहे कुछ भी करो, आपका लगातार काम कर रहा है। तो लगातार काम कर रहा है तो आपका क्या है, एनर्जी के उसको चाहिए, लगातार एनर्जी चाहिए। लगातार एनर्जी के लिए चाहिए तो आपको ब्रीदिंग करना पड़ेगा, है ना। तो जब लगातार एनर्जी चाहिए तो क्या होता है? तो वो एनर्जी आती कहाँ से? क्वेश्चन उठता है। चलो, सेल को एनर्जी तो चाहिए, बट एनर्जी कहाँ से लेता है? फिर वो एनर्जी लेता है फूड से। जो हम खाते हैं ना, फूड, वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। फूड जो हम खाते हैं उसमें क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक। और वो एनर्जी कब रिलीज होती है? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं। आ रहा समझ में? आपने खाना खाया, खाना खा के वो आपके बॉडी में चला गया, है ना, एब्जॉर्ब हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम से, अलग अलग पार्ट में जाकर के स्टोर हो गया, है ना। तो जब भी एनर्जी चाहिए होगी हमें, तो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं हम, और उससे वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक। इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म को जिसको एनर्जी चाहिए, वो क्या करता है? रेस्पायर करता है ना, ब्रीथ करता है। अब देखो, जब हम ब्रीथ करते हैं एयर को अंदर में, तो क्या जाता है? हम जानते हैं मेनली हम ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना।
और जब हम एक्सपेल करते हैं एयर को, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस एयर में ज़्यादा, आप जानते हो ना। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर रेस्पिरेशन, तो क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन तो नाम से ही पता चल रहा है सेल में होगा। अब ये जो रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये दो टाइप की होती है, ठीक, एरोबिक और एनारोबिक। अब ये दोनों क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब जो फूड की बात हम कर रहे थे, वो फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है ना। इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज occurs with the help of oxygen, ठीक, it is called aerobic respiration। aerobic respiration में क्या चाहिए होता है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। anaerobic respiration में क्या होगा, food can be food can also be broken down without using oxygen। और जब ऑक्सीजन नहीं यूज करते हैं हम, तो वो क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसे फूड ब्रेक डाउन होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन में। ग्लूकोज है आपके सेल में पड़ा हुआ है, जैसे ही ऑक्सीजन आएगा, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस वो कुछ वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। अब देखो, कुछ एक ऑर्गेनिज्म जो है वो विदाउट एयर भी सर्वाइव कर जाते हैं। सोच के देखो, उनको हवा चाहिए ही नहीं, वो बिना हवा के ही रह लेते हैं। अभी तक मैं बोल रहा था कि सबको एयर तो चाहिए ही चाहिए, सांस लेना ही लेना, लेकिन कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है, कौन से ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ठीक है, वो बिना एयर के भी रह सकते हैं। सोच के देखो। ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, एनेरोब्स कहते हैं, जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट। ईस्ट आपको ना किराने की दुकान में ही मिल जाएगी। ईस्ट क्या काम करता है, ईस्ट जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे क्या बना रहा था वो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है। और अगर ईस्ट क्या करता है, ग्लूकोज को कैसे तोड़ता है, अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, एनर्जी बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो आएगी ही आएगी, है ना, लेकिन साथ में ये अल्कोहल बना देता है, ठीक है, ग्लूकोज को। ईस्ट के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। ईस्ट क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एनारोबिक होते हैं ये लोग, है ना। और ये क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। इसीलिए इनका यूज कहाँ होता है, वाइन और बियर का जहाँ प्रोडक्शन होता है ना, वहाँ ईस्ट का प्रोडक्शन, ईस्ट को लिया जाता है। ठीक है। इवन आप जहाँ भी फर्मेंटेशन का काम होता है वहाँ ईस्ट लिया जाता है। अगर आप पूछना अपनी मम्मी से पूछना कि छोले भटूरे बनाता है अगर घर में, तो या फिर डोसा बनाना है, तो थोड़ा सा ईस्ट डाल देते हैं उसमें, ठीक है, ताकि वो फर्मेंट कर सके चीजों को। हम्म, अब कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी को ना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन उतना ज़्यादा ऑक्सीजन उस समय अवेलेबल नहीं होता बॉडी में। ठीक है, टेम्पररी डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में। कब होती है ऐसी ज़रूरत, जैसे मान लो आप अचानक हैवी एक्सरसाइज करने लग जाओ, ठीक है, या बहुत तेज दौड़ने लग जाओ अचानक, ठीक, या साइकिलिंग कर रहे हो आप, या कई घंटे तक आप वॉकिंग करते हो, हैं, या फिर अचानक हैवी वेट लिफ्टिंग कर लेते हो, तो ये सब में आप क्या कर रहे हो, बॉडी में ऑक्सीजन तो लिमिटेड जा रहा होता है। जैसे आप मान लो बैठे हो, तो आप लिमिटेड ऑक्सीजन ले रहे हो ना, लेकिन जब आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लग जा रहे हो जो नॉर्मल नहीं है, तो उस समय ऑक्सीजन तो बॉडी को ज़्यादा चाहिए होता है ना। लेकिन उस समय ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी तो होती नहीं है, टेम्पररी डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, लेकिन हमें एनर्जी तो चाहिए। तो उस समय होता क्या है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम रहने के कारण से एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है हमारी मसल्स में, ठीक, हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो जाती है। तो उस समय क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, सपोज मान लो मसल्स में हमारे ग्लूकोज है वहां पे स्टोर्ड, है ना,
ग्लूकोज के मसल्स के सेल्स में ग्लूकोज स्टोर्ड है। अब वहाँ पे अचानक हमें एनर्जी चाहिए, मसल उठाने के लिए कोई चाहिए जबरदस्त, है ना। अब उतनी ऑक्सीजन है नहीं उतना लोड के लिए, और एनर्जी हमें चाहिए बहुत। तो होता क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे निकल जाते हैं, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक, एनर्जी तो आप यूज कर लेते हो दौड़ने में या उठाने में, है ना, लेकिन लैक्टिक एसिड वो वहीं पे मसल में रह जाता है। ठीक, अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होता तब तो वो बाहर निकल के आ जाता, है ना, आप उसको रिलीज कर देते, लेकिन वो लैक्टिक एसिड बनता है, इसलिए लैक्टिक एसिड मसल में ही रह जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या आता है, आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं बाद में। आप देखते हो ना, बैटिंग वगैरह जो करते हैं उनको क्रैम्प्स आ जाते हैं, या फुटबॉल खेलते हैं उनको क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स में। वो यही कारण है कि वो इतना दौड़ते वौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं लगातार, तो उनके मसल्स में क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने के कारण उनके मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक, फिर जब आप उसको गर्म पानी से सेकते हो या मसाज देते हो, है ना, तो क्या होता है, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है। ठीक है ना, अगर मान लो आप गर्म चीज रखोगे तो उसको ठंडा करने के लिए ब्लड बार 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 आएगा, है ना, और ज्यादा आएगा। तो ब्लड का जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो ब्लड में ऑक्सीजन होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन खूब सारा आना चालू हो जाता है ना। तो जो लैक्टिक एसिड था वो फिर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। ठीक है, लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन करके फर्दर क्या बना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, जो हमें चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल जाता है, वाटर तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है ना। तो इस तरीके से ये था। चलो ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन बॉडी में अंदर लेते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन, द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। ठीक है, जो हम एयर लेते हैं, ठीक, बॉडी के अंदर, और जो ऑक्सीजन में रिच हो उसको हम कहते हैं इनहेलेशन। और गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। ठीक, जो हम एयर छोड़ रहे हैं और उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ना, हम हमेशा करते रहते हैं, चाहे सोए रहे चाहे कुछ भी करते रहे, कंटिन्यूस हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, है ना। तो एक टर्म आती है ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट। एक मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, है ना, उसको ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। वन ब्रीदिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, तो ये वन ब्रीथ कहलाता है। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप कोशिश करके देखो थोड़ा सा सांस रोकने की अपने, है ना, आप देखना कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए रोकना अपना सांस, है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद ही लगता है अरे छोड़ो यार, हवा छोड़ो बाहर, क्यों, ये तो दम दम घुटने लग जाता है। तो आप देखोगे कि अलग अलग टाइम पे और अलग अलग एक्टिविटीज में ना हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो सेम नहीं रहता है। अगर मान लो आप ब्रिस्क वॉक करते हो, ठीक, मतलब थोड़ा तेज चलते हो, नॉर्मल चलते हो, तो आपका रेट कुछ और आएगी। अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हो, थोड़ा तेज चलते हो, तो आपका ब्रीदिंग रेट कुछ और निकलेगा। 100 मीटर का दौड़ जाओ एक बार तो आपकी ब्रीदिंग रेट कितनी फास्ट हो जाएगी। और अगर आप रेस्ट कर रहे हो, लेटे हुए हो आराम से, तो उस समय ब्रीदिंग रेट अलग आएगी। ठीक, तो ये ब्रीदिंग रेट हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा अलग अलग रहती है, और डिपेंड करता है आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो उसके ऊपर। ठीक, नॉर्मली हम क्या करते हैं, 15 से 18 टाइम्स करते हैं ब्रीथ एक मिनट में, एक एडल्ट ह्यूमन। ठीक है, और ये कब कितने तक हो सकती है, 25 टाइम्स पर मिनट तक हो सकती है अगर हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि क्यों आप हंग्री सा फील करते हो अगर आप कुछ दौड़ वोड़ के आते हो तो, क्यों, क्योंकि आपने इतनी एनर्जी यूज कर ली होती है, तो बॉडी फिर से मांगता है और एनर्जी दो मेरे को, फूड दो, सारा ग्लूकोज तो तुमने यूज कर लिया, तो भाई ग्लूकोज वापस मेरे को दो, है ना, इस चलते आप हंग्री फील करते हो। ठीक, चलो, हाउ डू वी ब्रीथ, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रीदिंग की इतनी सारी बात तो हो गई, बट हम ब्रीथ करते कैसे हैं सर, क्या ब्रीथ करते हैं हम, ये देखो यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट चीज है। ये आपका नेजल कैविटी है, ये नोज है, नोज में दो नॉस्ट्रल्स होते हैं आपके, वहां से हवा अंदर जाती है और फिर ट्रैकिया वगैरह से होते हुए
आपके कहाँ पहुंच जाती है, लंग्स में पहुंच जाती है ना। लंग्स को प्रोटेक्ट कौन करता है, रिब्स करते हैं बाहर से, है ना। आप अपनी छाती छू के देखो, बाहर हड्डी सी है ना बाहर में, उसके अंदर में लंग्स होते हैं। लंग्स आप क्या बोल सकते हो, आपने देखा ब्लाडर टाइप में है। फुटबॉल के अंदर में ब्लाडर होता है ना, जिसमें हवा भरते हैं। या फिर आप देख लो आपके टायर, साइकिल के टायर में ट्यूब होती है ना, उसमें हवा भरी जाती है। तो उसी तरीके से ये मसल का होता है, ठीक है, जिसमें हवा भरते हैं हम। और उसके नीचे में ये डायफ्राग्राम होता है, ये मसल टाइप में होती है, काफी लंबे से है। अब एक एक्टिविटी है आपके यहाँ, ठीक है। अब हम बात करें, अगर हम कैसे इनहेल करते हैं, तो देखो, जब हम एयर को ड्रॉ करते हैं इन, है ना, तो क्या होता है, रिब्स आउटर की तरफ आती है, ठीक, और डायफ्राग्राम नीचे की तरफ जाता है, ठीक है ना। डायफ्राग्राम अपने आप नीचे की तरफ जाता है। और जब हम एयर को बाहर कर रहे होते हैं, है ना, तो क्या होता है, डायफ्राग्राम अंदर की तरफ जाता है और रिब्स भी अंदर की तरफ मूव करती है, ठीक है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। जब हम इनहेल कर रहे हैं तो रिब्स आउट, डायफ्राग्राम डाउन। और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो रिब्स इन और डायफ्राग्राम अप, ठीक। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जब जब आप देख रहे हो कि रिब्स अप डाउन कर रही है, तो उससे क्या हो गया, आपके चेस्ट की कैविटी फैलेगी, है ना। तो हर किसी की चेस्ट ना अलग अलग साइज होता है। आप देखना, आप कुछ आपके यहाँ एक्टिविटी भी दे रखा है कि आप अपने अपने फ्रेंड्स का नाप के देखो चेस्ट, सबके अलग अलग आएगी साइज। फुला के देखो ना, सांस रोक के फुला के, तो सबका साइज अलग अलग आएगा, क्योंकि हर किसी की ना चेस्ट लंग्स की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो जो जितना ज्यादा एयर को रोक सकेगा उसकी ज्यादा चेस्ट फूलेगी, है ना। अब ये काम करता कैसे है हमारा डायफ्राग्राम और लंग्स, इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिया आपके यहाँ, है ना। ये देखो यहाँ पे, ये रहा एग्जांपल। एक बोतल ले लो पहले तो, ठीक, ऐसे उसका नीचे का तला काट दो। नीचे का जो होता है ना बोतल के नीचे का पोर्शन, प्लास्टिक की बोतल का, वो काट दो सबसे पहले, ठीक है। काट दिया, फिर आप नीचे से घुसाओ ये वाई टाइप की एक, कहीं पे कुछ मिल जाए आपको अगर वाई टाइप का टेस्ट ट्यूब, तो वो लेके आओ कहीं से, वो डाल दो इसमें। वाई शेप ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब कहीं से मिल जाए अगर तो आपको, ठीक। तो ये नीचे से चला जाएगा अंदर, और इस तरीके से उसको ऊपर से कॉर्क के थ्रू फंसा दो, या फिर आप इसको प्लास्टिक का जो उसका ढक्कन होता है उसी में उससे पार करा के सील कर दो उसको, ठीक है। अब इसके एक एंड पे बैलून लगा दो इधर भी, और इधर भी लगा दो छोटा बैलून, ठीक। और नीचे में आप क्या कर दो, रबर की शीट, फिर से नीचे में आपने काट दिया था ना, अब नीचे में फिर से आप रबर की शीट लगा दो, या फिर आप लगा लो प्लास्टिक की शीट लगा लो और सील कर दो उसको। बेस्ट रहेगा रबर की शीट अगर लगाते हो। अब आप देखना, अगर आप उसको नीचे की तरफ खींचोगे तो आप देखोगे इनमें एयर भरती है, ठीक है। ये जो बैलून है ना, ये फूल जाएंगे, ठीक। लेकिन जब आप इसको ऊपर करोगे तो ये पिचक जाएंगे। ये हो रहा है ना, हमारे लंग्स की तरह काम कर रहा है। कैसे, अगर जब हम इनहेल करते थे, है ना, इनहेल करते हैं तो क्या होता है, लंग्स फूलता है ना, साथ में डायफ्राग्राम नीचे जाता है, ठीक। लेकिन जब डायफ्राग्राम ऊपर आता है तो लंग्स भी कोलैप्स करते हैं और सारी एयर बाहर चली जाती है। सेम टू सेम वैसे ही एक्सपेरिमेंट है, ये करके देखना आप लोग जरूर, है ना। बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है ये वाला, ठीक। छोटे छोटे से एग्जाम्पल दे रखे, एक्सरसाइज दे रखी है, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पे बताया हुआ, प्राणायाम करने से क्या होता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक। तो प्राणायाम जरूर किया करो तुम लोग। अब देखो एक एक्टिविटी और है कि आप जानते हो कि हमारे जो एयर होती है, जो हम एग्जॉस्ट एक्सहेल करते हैं एयर, उसमें क्या होता है, CO2 होता है। तो अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लो, है ना, उसमें लाइम वाटर मिलाओ, ठीक, और एक स्ट्रॉ से उसमें फूंक मारो, ठीक। तो धीरे से फूंक मारना, एकदम तेजी से मत मारना, धीरे धीरे फूंक मारोगे तो आप देखोगे इसका कलर चेंज होने लग जाएगा, है ना, और ये मिल्की वाइट में बदल जाएगा। और आपने इसके बारे में पढ़ा है
पहले ना एसिड बेस वगैरह चैप्टर में, ये क्यों बदलता है ये लाइम वाटर मिल्की वाइट में, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे सांस में आपके CO2 है। अब देखो हमारे लंग्स के बारे में दिया हुआ है कि जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, एयर को, तो एयर में क्या रहता है 21% ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.04% नेचुरल एयर में जब हम इनहेल करते हैं, ठीक। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करते समय हम कितना ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं 16.4% तब रह जाता है, मतलब लगभग 5% के आसपास, 4.5% के आसपास हमारी बॉडी यूज कर लेती है टोटल का, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड देखो कितना निकल के आ रहा है, फोर एंड वही वाला यूज हो रहा है, जितना हमने यूज किया उतना ही निकल के आ गया बाहर, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 21 में से 16.4 को माइनस करो तो आप लगभग 6.5 के आसपास, 6.7 के आसपास बन रहा है ना, नहीं 0.67, हाँ 4.6 के आसपास बन रहा है ना। तो 4.6% कंज्यूम हो गया ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं आप देखो कहाँ आ रहा है निकल करके 4.6 का 4.4% बन के आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये देख लो यहाँ पे 0.04 गया था लेकिन 4.4% हम एक्सहेल करते हैं, ठीक। तो ये हमारे बारे में सारा हो गया। अब देखो ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करें हम, तो हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप से सांस लेता है, ठीक। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में क्या होता है ना कि हम नॉस्ट्रल से लेते हैं सांस और इनके साइड में ओपनिंग होती है, बॉडी के साइड में ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स, ठीक है। और इनके पूरे बॉडी में ना नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होता है, ठीक। स्पेशली एयर ट्यूब अलग से होती है, हमारे तो ब्लड में ही ऑक्सीजन मिक्स होके जाता है ना। हमारा लंग्स जाता है, लंग्स से फिर ब्लड में मिक्स होता है ऑक्सीजन, फिर ब्लड पूरे बॉडी में ले जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके अलग से एयर ट्यूब भी होती है, ऑक्सीजन एयर ट्यूब में जाता है थ्रू स्पाइरिकल्स, है ना, जैसे हमारे नॉस्ट्रल से आता है उनके स्पाइरिकल्स से आता है और पूरे ट्यूब से फैलता हुआ, ये देखो इनके ये पूरा ट्रैक क्या है, ट्यूब्स है इनकी, इन ट्यूब्स को क्या बोलते हो आप, ट्रैकिया बोलते हो। और ये ट्रैकिया ट्यूब्स पूरी बॉडी में जाती है, पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी से अलग अलग सेल्स को ऑक्सीजन दे के आ जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वापस आ जाती है कहाँ, स्पाइरेकल्स के पास, और स्पाइरेकल से बाहर निकल जाती है, ठीक। ऐसे पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, फिर से नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है उसका, ठीक है। फिर दूसरे एनिमल्स अर्थ फॉर्म वगैरह, अर्थ फॉर्म जो होते हैं ना, ये आपका जो है ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्किन्स, अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, ये आपने क्लास 6 में ही पढ़ा था, है ना। इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, स्लाइमी होती है, टच करो तो, है ना। और गैसेस इनसे आराम से पास कर जाती है, अंदर भी एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं ये स्किन से गैस को और रिलीज भी कर देते हैं स्किन से डायरेक्ट, ठीक। फ्रॉक्स जो होते हैं, फ्रॉक्स एम्फीबियंस है, आप जानते हो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है ना। तो इनके पास लंग्स तो होते ही होते हैं, साथ में ये स्किन से भी अपने सांस ले सकता है जैसे कि अर्थ फॉर्म करता है, ठीक। ब्रीदिंग अंडर वाटर, अंडर वाटर कैसे ब्रीथ किया जाता है, फिश अंडर वाटर रहती है ना, तो वो कैसे करती है, सांस लेती है, वो आपके गिल्स के थ्रू सांस लेती है। गिल्स क्या है, ये देखो स्किन की तरह ही होते हैं लेकिन ये थोड़ी हार्ड स्किन टाइप में होती है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स, ठीक। तो जैसे ही पानी इनसे पास होता है ना, तो ये ऑक्सीजन को उसमें से ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन करती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिश के बारे में। देखो यहाँ पे बहुत कम बता रखा है, आप इतना ही जानो उतना ही काफी है, अभी आप छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में जाओगे तो और भी ज्यादा डिटेल में जानोगे, ठीक। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, अच्छा अब क्वेश्चन उठता है क्या प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं क्या, तो हमने तो पढ़ा था कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो खाली, नहीं ऐसा नहीं होता। प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है,
दोनों काम करता है वो। प्लांट्स के ना, प्लांट्स भी बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है, जैसे हम बहुत सारे सेल्स से बने हुए होते हैं, है ना। और सेल्स को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है, ग्लूकोज को तोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए, जैसे ऑर्गेनिज्म करता है। और प्लांट्स का ना हर पार्ट इंडिपेंडेंटली काम करता है, ठीक है। और वो इंडिपेंडेंटली एयर एब्जॉर्ब वो छोड़ता है। एक कोई इनका पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है जैसे हमारा है कि लंग्स ही लेता है और लंग्स ही बाकी जगह भेजता है। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्लांट्स में आपने पढ़ा था लीव्स के टीनी टीनी स्पोर्स होते हैं, स्टोमाटा होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना देना होता है ना। अंदर आती है, बाहर जाती है, ठीक। ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन भी लेते हैं, सांस भी लेते हैं साथ में। जब ये क्लोरोफिल जो होता है ना बॉडी का, इनके लीव्स में, इनका जो लीव्स होती है क्लोरोफिल, वहाँ पे मेनली कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कब? जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। बट रात में तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है क्योंकि लाइट नहीं पड़ रही होती है, सोलर लाइट नहीं आ रही होती है। तो उस समय भी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, जैसे हम करते हैं, ठीक है। उस समय ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू सक करने के। दिन में ये क्या करते हैं? एयर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब एयर में तो ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। तो ये क्या करते हैं? कुछ पोर्शन तो ये ऑक्सीजन का कहाँ का यूज कर लेते हैं उसमें, सेल्स के फंक्शन करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट है, उसके कितने सारे सेल्स हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। आप बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे हर सेल का कितने सारे फंक्शंस हैं। तो उनके फंक्शनिंग के लिए उसको एनर्जी चाहिए, है ना। एनर्जी कैसे मिलेगी? जब ग्लूकोज को तोड़ेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना। तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करता है। और कुछ जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड इसने एब्जॉर्ब किया था, है ना, वो कहाँ एक डाल देता है? वो लीव्स अपना फोटोसिंथेसिस में काम ले लेती है, जिससे फूड बनता है ना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, वहां भी तो चाहिए उनको ऑक्सीजन वगैरह, है ना। तो वो भी रेस्पायर करती है, ठीक है। अगर आप कभी रूट्स में ज़्यादा पानी डाल दो, है ना, आपका मान लो प्लांट है, मनी प्लांट वगैरह है, अगर उसमें ज़्यादा पानी डाल दोगे ना, तो वो मर जाता है पौधा। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, हवा से, एयर से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पाएगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। उसकी जड़ ही मर जाएगी। तो जड़ से ही तो सारा कुछ जाता है प्लांट में ऊपर की तरफ, है ना। वो सारा मिनरल्स, वाटर, सारा वो वहीं पे देता है। बट अगर रूट की सेल्स ही मर जाएं, है ना, ऑक्सीजन नहीं मिला उनको, तो फिर वो कैसे वर्क करेंगे? वो आगे की चीजें जा ही नहीं पाएंगी। आगे के जो सेल्स जो जिंदा भी हैं वो भी मर जाएंगे धीरे धीरे, ठीक। तो होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया हो, कोई डाउट नहीं रहा हो। कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछना, मैं पूरा डिटेल में इसको आपको समझा दूंगा। दोबारा से कमेंट करना मेरे को। एक्सरसाइजेज मैं जानबूझ के नहीं कराता हूँ, क्योंकि मैं इतने डिटेल में आपको बताता हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि आपको एक्सरसाइज करवाने की ज़रूरत है। मैं ये वाला ज़रूर कराता हूँ, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। देखो क्या होता है, जब आप डस्ट लेडन एयर इनहेल कर लेते हो, है ना, तो हमारे नॉस्ट्रिल में क्या होते हैं, छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, वो उसको रोक लेते हैं, ठीक। लेकिन अगर वो उन नोज हेयर्स से नहीं रुकते, मान लो बहुत ही छोटे हैं, तो वो फर्दर एयर डक्ट में अंदर जाएंगे, है ना। तो एयर डक्ट में जब वो अंदर जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जहाँ पे फोटो थी ना, वहाँ से और बेटर समझ आएगा। ये देखो, यहाँ नॉस्ट्रल सामने लिया, नॉस्ट्रल्स में हमारे छोटे छोटे बाल हैं, तो वो उसको वहीं पे रोक लेते हैं। अगर मान लो वो पास करके नेसल पैसेज में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो वो उसको बाहर निकालने के लिए हमारा रिफ्लेक्स होता है, एक्शन, हम बहुत जोर से छींक मारते हैं, ठीक, इसीलिए ताकि वो बाहर निकल जाए। और वो निकल भी जाते हैं बाहर, डस्ट पार्टिकल छींकते ही, ठीक। यहाँ पे देखो आंसर भी दिया हुआ है, स्मोक हो, डस्ट हो, पॉलेंस हो, जब हम इनहेल करते हैं तो वो ट्रैप कर लेते हैं हेयर प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी। लेकिन कुछ टाइम क्या होता है, ये उन हेयर्स को पास करके आगे नेजल कैविटी में चल जाते हैं, जो कि आगे चल के क्या करते हैं, इनर लाइनिंग को इरिटेट करते हैं, है ना। तो एज अ रिजल्ट हम स्नीज करते हैं, और स्नीज करने से ये जो फॉरेन पार्टिकल आपका बाहर आ जाता है, ठीक। तो ये आंसर आपको मिल गया, ये वाला छोटा सा आंसर।
ये शायद मैंने मिस कर दिया था। फिर ये मैं आपको कराता हूँ फटाफट। करेक्ट, टिक द करेक्ट आंसर। इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, किससे आता है? स्पाइरेकल्स, है ना, इंसेक्ट है तो। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ क्या? लैक्टिक एसिड। बताया था ना मैंने। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग कितनी होती है एडल्ट की? बताओ। 15 to 18, है ना, इससे ज़्यादा नहीं करते हम। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स क्या होती है? जब आप एक्सहेल कर रहे हो, जब आप इनहेल करते हो एयर को, तो आपकी रिब्स बाहर जाती है। ये देखो, जब आप इनहेल कर रहे हो तो रिब्स आउट हो रही है ना। लेकिन जब आप आउट की तरफ मूव कर रहे हो, जब आप एक्सहेल कर रहे हो, तो रिब्स अंदर जाती है, तो रिब्स इनवर्ड की तरफ मूव करेगी एक्सहेल करते समय। ठीक, मूव्स डाउनवर्ड, मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, ये रहा। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग करो भाई। ईस्ट, ईस्ट क्या करता है आपका? अल्कोहल बनाने के काम आता है ईस्ट, है ना। डायफ्राग्राम, डायफ्राग्राम आपका क्या होगा? चेस्ट कैविटी में होता है ना, चेस्ट कैविटी के नीचे होता है। स्किन, स्किन 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 किसका क्या? स्किन से तो आपके अर्थ फॉर्म लेता है सांस, है ना। लीव्स, लीव्स 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 स्टोमाटा, लीव्स, लीव्स में स्टोमाटा होते हैं। फिश कहाँ से लेता है सांस? गिल्स से। फ्रॉग, फ्रॉग आपका लंग्स और स्किन दोनों से लेता है सांस, है ना। तो ये भी आपको बता दिया मैंने। ट्रू फॉल्स करा देता हूँ फटाक से। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन, बिल्कुल फॉल्स है। हम और तेज से सांस लेने लग जाते हैं हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो। प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। ड्यूरिंग द डे तो आपका ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट नहीं, रेस्पिरेशन वो दिन में भी करता है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स एज वेल एज देयर लंग्स, ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, नहीं ये फॉल्स है, उनके पास गिल्स होता है। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन, हाँ ट्रू है, जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है हमारी। ठीक, ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद करना। ये बड़ा जंबल मजेदार है, नहीं होगा तो बताना मेरे को, फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ चैप्टर। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।